हाय एवरीवन। तो फाइनली इस क्लास से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स के क्लासेस को। और हम लोग पूरा कंप्लीट इकोनॉमिक्स को कवर करने वाले हैं विथ रिस्पेक्ट टू सीएपीएफ एसी। जिस तरीके से सीएपीएफ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस डाइवर्सिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस हर एक क्वेश्चन को हम लोग डिटेल के साथ कवर करने वाले हैं। क्लियर है? जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में या फिर एक पैरेलली जो है ग्रामर का भी हम लोग पूरे ग्रामर को कंप्लीट कर रहे हैं, तो उस लेक्चर को भी कवर करना, उसको मिस मत करना, क्योंकि वहाँ पे भी पूरा बेसिक्स कॉन्सेप्ट के साथ कंप्लीट ग्रामर को कवर कर रहे हैं। तो ये इकोनॉमिक्स का फर्स्ट क्लास होने वाले हैं, जिसमें हम लोग पूरा एक बेसिक्स कॉन्सेप्ट है। जैसे आगे इकोनॉमिक्स में जो स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट आएगा, तो उसको कवर करने से पहले अगर बेसिक्स अगर कवर हो जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे जब हम लोग पूरे इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करेंगे आगे। क्लियर है? ये पूरा सीरीज चलने वाले हैं पूरा एग्जाम ओरिएंटेड के साथ, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस हर एक क्वेश्चन को हम लोग कवर करते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। ये क्लास होने वाला है बेसिक्स कॉन्सेप्ट के ऊपर। फिर भी अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो ये व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इसमें मैसेज कर सकते हो। बाकी इस पूरे क्लास का जो स्लाइड है, फिर जितना डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटिव चल रहा है सीएपीएफ एसी से रिलेटेड, तो ये टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाता है, तो एक बार जाके चेकआउट कर लेना। फिर जितना भी पेपर 2 से कंसर्न है ना, वो पूरा वहाँ जाके पूरा सॉर्ट आउट हो जाने वाला है। तो ये टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उसको एक बार जाके चेकआउट करना। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। और बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम ये समझना है कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है ना। क्योंकि हर एक फील्ड में हम लोग कवर करते हैं, कहीं पे सुनते होंगे इकोनॉमिक्स बोल देते हैं, कहीं पे सुनते होंगे इकोनॉमी बोलते हैं। तो एक्चुअली इसमें डिफरेंस क्या है? देखो, जैसे हम लोग इस सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, है ना, पढ़ रहे हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन कवर कर रहे हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पे इकोनॉमिक्स बोलते हैं। लेकिन वहीं पर रियल प्रोडक्शंस का बात आते हैं, रियल जीडीपी हो गया, है ना, किस तरीके से कंजप्शन होते हैं, किस तरीके से एक्सचेंज होते हैं, तो जो रियल वर्ल्ड में जो इकोनॉमी चलते हैं, प्रैक्टिकल जो इकोनॉमी चलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमी। समझ आ गया? जो हम लोग थ्योरेटिकली बुक्स में पढ़ते हैं, बुक इस लैंग्वेज में पढ़ते हैं, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स। और जो प्रैक्टिकली जो चल रहे हैं, है ना, रियल में जो हो रहा है, रियल में जो इकोनॉमी के रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, उसको हम लोग जो है इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ये जो इकोनॉमिक्स होते हैं, ये थ्योरेटिकल होते हैं, कॉन्सेप्चुअल होते हैं, जो कि हम लोग कवर करते हैं। लेकिन जो इकोनॉमी है, ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड में है, प्रेजेंट जो है फंक्शनिंग करते हैं। इकोनॉमिक्स में हम लोग पूरा प्रिंसिपल है, थ्योरीज है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन इकोनॉमी में हम लोग जो है पूरा उसका एक्टिविटी कैसे हो रहा है, कौन रीजन जो है कहाँ डेवलपमेंट दिख रहा है, इसके बारे में हम लोग जो है इकोनॉमी में कवर करते हैं। क्लियर है? ये समझ आ गया? तो यहाँ तक हमें बेसिक्स कवर करना था, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी इन दोनों के बीच जो है डिफरेंस क्या होते हैं। क्लियर है? अब हमें पता चल गया कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमी क्या है। अब जो है हम लोग थोड़ा यहाँ पे देखना, अब समझ आ जाएगा क्लियरली। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है इकोनॉमी, चाहता तो इसको इकोनॉमिक्स लिख देते, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है इकोनॉमी। क्यों इकोनॉमी लिखा है? क्योंकि हम लोग अब इकोनॉमी को पढ़ने वाले हैं विथ प्रैक्टिकली। ये जितना भी लिखा है ना, कैपिटलिस्ट हो गया, फिर आगे सोशलिस्ट होगा, है ना, ओपन हो गया, लिबरल होंगे, ये सब चीज़ क्या है, ये प्रैक्टिकली हमें देखने को मिलता है। तो प्रैक्टिकली हो रहा है या फिर रियल वर्ल्ड में जो सीन चल रहा है, उस केस में हम लोग इसको टर्म का नाम देते हैं, वो है इकोनॉमी। तो कई टाइप से जो है इकोनॉमी हमें देखने को मिलता है। कई कंट्री में जाओगे तो हमें सोशलिस्ट इकोनॉमी देखने को मिलता है, कई कंट्री में जाओगे तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, और कई कंट्री जैसे इंडिया का एग्जांपल लोगे तो यहाँ पे हमें मिक्स इकोनॉमी देखने को मिलता है। तो एक्चुअली है क्या, है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इकोनॉमी एक्चुअली है क्या, इसको अब हम लोग कवर करते हैं। उसमें से सबसे पहले हमें कवर करना है, वो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता क्या है कि जितना भी रिसोर्स होगा वो प्राइवेट ओनरशिप के साथ होगा। अगर कहीं पे मास प्रोडक्शन कर रहे हो, सपोज करो ये फैक्ट्री है, अब इस फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री में जितना भी अगर मान लो मशीनी चीज़ें बना रहे हो, तो मशीनरी चीज़ को बना रहे हो तो कौन बनाएगा? पूरा प्राइवेट जो एंटिटी है या फिर इंडिविजुअल है, या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल का जो कंपनी है, फैक्ट्री है, उसके द्वारा रन होगा, उसी के द्वारा मशीन बनाएंगे। और वो मशीन को सेल करके जितना भी मुनाफा होगा, जितना भी उसको प्रॉफिट होंगे, वो पर्सनल गेन के लिए यूज़ करेंगे, है ना, क्योंकि उसके द्वारा रन किया जा रहा है फैक्ट्री। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं कि जितना भी प्रोडक्शन होगा,
जितना भी डिसीजन मेकिंग होगा ये प्राइवेट इंडिविजुअल के पास होगा, है ना, प्राइवेट ओनरशिप होगा इसमें, इसलिए हम लोग इसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, तो जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता है, अब देखो ये पर्सनल जो है किसी इंडिविजुअल के द्वारा चला रहे, किसी पर्सन के द्वारा चला रहे हैं, तो जितना भी प्रॉफिट हो गया पर्सनल गेन होगा, वही चीज़ लिखा है। ये जो चलाएंगे वो प्रॉफिट मोटिव के लिए चलाएंगे। जैसे कि मैं फैक्ट्री लगाया हूँ तो मैं तो चाहूँगा ना कि मेरा फैक्ट्री आगे बढ़े, तो यही होता है। तो इसमें जो है प्रॉफिट मोटिव का बात करते हैं। लेकिन इसको बोलो कि जितना भी मनी यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है उसको सोशल वर्क में लगाओ, है ना, किसी गरीब को दान दो, इस तरीके को बोलोगे तो ये थोड़ा इम्पॉसिबल टाइप हमें लगता है। क्लियर है? तो ये जो है एक चीज़ है, एक प्रैक्टिकल वे है जिससे इकोनॉमी को हमें समझना है, क्योंकि इकोनॉमी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे पढ़ रहे हो प्राइवेट ओनरशिप, ठीक है, प्राइवेट ओनरशिप हमें कवर करना है, लेकिन इसका क्या इम्प्लीकेट होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का क्या फंक्शन है, किस तरीके से काम करते हैं, क्या उसका प्रो है कौन सा है, ये थोड़ा जो है इस टाइप के क्वेश्चन हमें जो है पीवाईक्यू में देखने को मिला है। तो उसी तरीके से इसको हैंडल करना। और एक चीज़ भी ध्यान दे लो कि जो पूरा इकोनॉमी यहाँ पे कवर तो करेंगे, लेकिन इसके साथ जो है करंट अफेयर्स लिंक करके पढ़ना है, क्योंकि करंट अफेयर्स और स्टैटिक दोनों पोर्शंस को यहाँ पे पूछे जाते हैं पीवाईक्यू में। फिर यहाँ पे प्राइस कौन डिसाइड करने वाले हैं, मार्केट फोर्स जो होगा उसके द्वारा डिसाइड किए जाएंगे। जैसे कैसे, अगर ये पब्लिक जो है या फिर ये जो एंटिटी है ये मशीन बना रहा है, अगर मशीन का अगर डिमांड ज़्यादा हुआ तो ये ज़्यादा मास प्रोडक्शंस करेंगे। ठीक है, अगर 5 मशीन का डिमांड है तो 5 मशीन जो है ये करेंगे, सेल करेंगे। 10 मशीन का डिमांड है तो 10 मशीन को ही बनाएंगे। तो जितना ज़्यादा डिमांड होगा उसी के अकॉर्डिंग जो है ये अपना फैक्ट्री में पूरा मशीन्स को बनाएंगे। तो ये जो जितना भी प्राइस डिफाइन कर रहे हैं ये किसके द्वारा किए जाते हैं, डिमांड और सप्लाई के द्वारा किए जाएंगे, क्योंकि जितना डिमांड होगा उतना ही इसको सप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसको 5 मशीन का डिमांड है तो 5 मशीन इसके द्वारा सप्लाई किए जाएंगे। तो जितना डिमांड है उसके हिसाब से यहाँ पे सप्लाई देखने को मिलता है। और ये जो है खुद का है, पर्सनल चला रहे हैं ना, ये जो कंपनी इस्टेब्लिश किए पर्सनल किए, तो इसमें गवर्नमेंट का भी हमें इंटरफेरेंस उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। एग्जाम्पल ले लो जैसे यूएस हो गया, यूके हो गया, तो ये जो है एग्जाम्पल है जहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चलता है। आई होप कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है क्लियर कट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट एक टाइप होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी को भी मैं यही से एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ तो और अच्छे से समझ आएगा। देखो ये अब फैक्ट्री है, अब ये फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन हो रहा था ना मशीन का, अब ये फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन होगा और इसका जो ओनरशिप होगा ये गवर्नमेंट के हाथ में होगा। ठीक है, गवर्नमेंट के अंडर में होगा। अब गवर्नमेंट के द्वारा जितना मशीन यहाँ पे बनाना है, कितना मशीन बनाना है, कैसे सप्लाई करना है, ये कौन डिसाइड करने वाले हैं, गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड होगा। जैसे कि अगर मेरे को 10 यहाँ पे डिमांड है, 10 मशीन का डिमांड है, तो गवर्नमेंट के द्वारा कितना मशीन डिमांड होगा, कितना मशीन मैन्युफैक्चर करेंगे, 10 मशीन मैन्युफैक्चर करेंगे। तो ये भी वही कॉन्सेप्ट है कि जितना डिमांड होगा उसी के अकॉर्डिंग सप्लाई करेंगे। अब देखो, अब सप्लाई करेंगे, सेल करेंगे, तो जितना भी मुनाफा होगा किसका होगा, गवर्नमेंट का होगा। और गवर्नमेंट किसके द्वारा बनाए गए हैं, पीपल के द्वारा बनाए गए हैं। हम ये लोग तो इलेक्ट करके जो है एंटिटी बना रहे हैं ना, रिप्रेजेंटेटिव बना रहे हैं, उसी के द्वारा गवर्नमेंट फॉर्म हो रहा है। तो जितना भी मुनाफा होगा ये गवर्नमेंट के हाथ में जाएंगे, और गवर्नमेंट पब्लिक के द्वारा बना रहे हैं। तो जितना भी मुनाफा होगा ना, तो जितना भी पब्लिक रिलेटेड जो स्कीम्स चलते हैं वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए जाएंगे। अब समझ रहे हो, यहाँ पे जो मनी जो आ रहा था, प्रॉफिट आ रहा था, पर्सनल गेन के लिए यूज हो रहे थे। लेकिन जो सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है कि जितना भी मास प्रोडक्शन होगा वो गवर्नमेंट के हैंडल होगा, गवर्नमेंट के अंडर होंगे। तो गवर्नमेंट के अंडर होंगे तो जितना भी वहाँ पे प्रॉफिट होगा ये पीपल के वेलफेयर के लिए लगाए जाएंगे। देखो स्टेट गवर्नमेंट ओनरशिप होगा, जितना भी रिसोर्सेस होंगे। यहाँ पे सेंट्रल लेवल प्लानिंग हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि देखो सेंट्रल यहाँ पे गवर्नमेंट है। अब गवर्नमेंट ऐसा थोड़ा ना कि एक ही फैक्ट्री को चलाएंगे, गवर्नमेंट है तो बहुत ज़्यादा मेजर यहाँ पे फैक्ट्री चलाएंगे, है ना, कई वॉल्यूम में कई बल्क में इसको फैक्ट्री रन करना है। तो इसको फैक्ट्री रन करेंगे तो उसी हिसाब से जो है प्लानिंग चाहिए। जैसे कि सेकंड जो 5 ईयर प्लान आया था जो कि पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशंस को ही यहाँ पे फोकस किए गए थे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर को फोकस किए थे, तो जो सेकंड 5 ईयर प्लान था वो पूरा इंडस्ट्री को फोकस किए थे कि इंडिया को इंडस्ट्रियलाइजेशन बनाना है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे बनेगा, तो उसके लिए जो है सेंट्रल लेवल में हमें प्लानिंग चाहिए। जैसे कि 5 ईयर प्लान यहाँ पे एग्जाम्पल है।
इसका जो ऑब्जेक्टिव होगा गवर्नमेंट का तो वेलफेयर ओरिएंटेड होगा। समझ आ गया, क्योंकि पीपल के द्वारा चुने जा रहे हैं और गवर्नमेंट को प्रॉफिट हुआ मतलब पीपल के वेलफेयर में लगाए जाएंगे। तो ये जो वेलफेयर के लिए काम किए जाएंगे सोशलिस्ट इकोनॉमी, ये जो है प्रॉफिट के लिए काम नहीं किए जाते हैं, ध्यान देना। जैसे कि फार्मर यूएसएसआर बोल लो, पहले जो है जो रशिया एट प्रेजेंट ये रसिया है, पहले ये यूएसएसआर थे, फिर क्यूबा हो गया। ये सोशलिस्ट इकोनॉमी का एक टाइप है, एक एग्जाम्पल है। फिर लास्ट में आते हैं मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी का मतलब कहाँ होता है, कोई फैक्ट्री वहाँ पे गवर्नमेंट का भी कंट्रोल होता है, प्राइवेट इंटिटी का भी कंट्रोल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। अब समझ आ गया होगा कि सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है ना। सोशलिस्ट के साथ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है। तो जो कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों इकोनॉमी को फॉलो करते हैं उसको हम लोग मिक्स इकोनॉमी बोलते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा भी रन किए जाते हैं, पब्लिक सेक्टर के द्वारा भी रन किए जाते हैं, ऑपरेट किए जाते हैं। जैसे कि रेलवे हो गया, अब रेलवे में जो है रेलवे मंत्रालय या फिर गवर्नमेंट का भी रेलवे रन होते हुए दिखाई देंगे, चलते हुए दिखाई देंगे। और जो प्राइवेट रेलवे है ना, प्राइवेट जो ट्रेन होते हैं ना, उसका भी हमें संचालित होते हुए दिखाई देते हैं। तो दोनों यहाँ पे दिख रहे हैं, एक सोशलिस्ट और एक जो है कैपिटलिस्ट। डिफेंस में भी ले लो, तो प्राइवेट सेक्टर वर्क इन अदर फील्ड जैसे कि आईटी हो गया, रिटेल हो गया, इन सब चीज़ में हमें देखने को मिलता है। तो मिक्स इकोनॉमी का अगर एग्जांपल देखोगे तो इंडिया हो गया, इंडिया के साथ फ्रांस हो गया, ये दोनों जो है मिक्स इकोनॉमी के ही टाइप्स हैं। समझ आ रहा है, ठीक है। एक बार स्लाइड को और रिवाइज करना, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा और पूरा डिटेल के साथ कवर करा रहा हूँ, देख लेना, ठीक है। और प्रीवियस ईयर भी देख लो और इस लेवल का कंटेंट भी देख लो, आसानी से समझ आ जाएगा कि किस लेवल का ये कंटेंट डिलीवर हो रहा है। अब ये तो हम लोग एक साइड को देखें कि किस तरीके से प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या किए, पूरा इंडिया को या फिर डिफरेंट डिफरेंट जो वर्ल्ड है उसके जो प्रॉफिट मोटिव हैं या फिर उसी का अकॉर्डिंग जो उसका इकोनॉमी है उसको हम लोग जो है डिफाइन किए हैं बेस्ड ऑन ओनरशिप और कंट्रोल। इकोनॉमी को भी और डिफरेंट तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि डेवलपमेंटल लेवल, न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे या फिर इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ते होंगे कि ये जो कंट्री है ये डेवलप्ड कंट्री है ना, ये जो कंट्री है डेवलपिंग कंट्री है। और रिसेंटली एग्जांपल इंडिया में भी हम लोग कवर करते हैं न्यूज़पेपर में कि जो इंडिया है एक डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप की तरफ बढ़ रहे हैं, इस तरीके से। तो एक्चुअली ये है क्या, तो डेवलप कंट्री का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखो और वहीं से पता चल जाएगा। कोई भी कंट्री डेवलप है, ठीक है, कोई भी कंट्री डेवलप है तो इसका क्या अंदाजा लगा सकते हो कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा होगा, पूरा पर्सन वहाँ पे एजुकेटेड होंगे। भाई कोई भी कंट्री डेवलप हो रहा है तो डेवलप हो रहे हैं तो एजुकेटेड होंगे तभी तो डेवलप होगा। हमें वहाँ पे पॉवर्टी बहुत कम देखने को मिलेगा, पूरा हर पीपल वहाँ पे एजुकेटेड होंगे, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा होगा, उसका जो इनकम लेवल होगा बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलेगा, प्रोडक्टिविटी होगा बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलेंगे। जितना भी एडवांसमेंट हो रहा है आईटी के फील्ड में पूरा डेवलप कंट्री में देखने को मिलेंगे। तो इसके रेस्पेक्ट में हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी कंट्री डेवलप कंट्री है कि नहीं। तो डेवलप कंट्री का वही कुछ फीचर्स हैं जो अभी बताए हो कि हाई पर कैपिटा इनकम देखने को मिलेगा। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है कि एक जो पर्सन है पर्टिकुलरली कितना अर्न कर रहे हैं, जो पर्सन ज़्यादा जितना अर्न करेंगे या फिर जो कंट्री के या फिर कोई भी कंट्री हो सकता है, वहाँ के कंट्री के पीपल जितना ज़्यादा अर्न करेंगे उसका पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा होगा, फिर प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, पूरा मॉडर्न टेक्नोलॉजी यही देखने को मिलेंगे, ठीक है। तभी तो उसको डेवलप इकोनॉमी बोल रहा हूँ। अब डेवलप इकोनॉमी कई तरीके से उसका ओरिजिनेट होता है लेकिन उतना डिटेल में हमें नहीं जाना है। फिर उसका एचडीआई जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मतलब उसका एजुकेशन फील्ड बहुत स्ट्रांग होगा, टेक्नोलॉजी और रिसर्च फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, और जो प्रॉपर जो ह्यूमन का एक डेवलपमेंट होना चाहिए हर फील्ड में चाहे मेंटली फिजिकली, वो बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा डेवलप कंट्री में। और पॉवर्टी बहुत कम होगा, बता ही दिया हूँ। एग्जाम्पल ले सकते हो यूएसए हो गया, जापान है, जर्मनी है, जितना भी यूरोपियन कंट्री हो गया, और फिर नदर्न अमेरिका का कुछ कंट्री, तो पूरा हमें जो है डेवलप कंट्री देखने को मिलेगा। अब इसका रीज़न है, क्या रीज़न है कि यहाँ पे जो है सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो गया है ना, इंडस्ट्री हो गया, पूरा फैक्ट्री इस्टाब्लिश होना सबसे पहले हमें यही कंट्री में देखने को मिलेगा। जितना भी एट प्रेजेंट जो डेवलप कंट्री हम लोग देख रहे हैं ना, उसका ट्रेस हम लोग हिस्ट्री से करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री में यही कंट्री है जहाँ पे हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी,
प्लस फर्स्ट फैक्ट्री हो गया, तो डिफरेंट डिफरेंट जो इनोवेशन होना स्टार्ट हो गए थे वो यही डेवलप कंट्री में पहले से स्टार्ट हो गए थे। यही एक वजह है जिसके वजह से कंट्री जो है डेवलपमेंट की तरफ बढ़ा और एट प्रेजेंट जो है ये डेवलप्ड है। समझ रहे हो। फिर एक आता है डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग कंट्री जो है मॉडरेट लेवल का है। मॉडरेट या फिर पर कैपिटा इनकम भी हमें बहुत कम देखने को मिलता है, एक मॉडरेट लेवल में देखने को मिलता है, इस तरीके से बोल सकते हो। और एक फीचर्स याद रखना कि जो डेवलपिंग कंट्री है ना, जैसे इंडिया, तो यहाँ पे जितना भी इनकम का सोर्स होगा वो मोस्टली यहाँ पे एग्रीकल्चर से होगा। एग्रीकल्चर डिपेंडेंट कंट्री होते हैं जितना भी मॉडर्न जो जो डेवलपिंग कंट्री है ना, वो मोस्टली एग्रीकल्चर फील्ड से ही बिलोंग करते हुए दिखाई देंगे। स्ट्रक्चरल इशू हमें दिखाई देंगे। फिर जो HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसका हमें थोड़ा सा इंक्रीजिंग होते हुए दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल में इंडिया हो गया, ब्राज़ील है, इंडोनेशिया है, ये डेवलपिंग कंट्री हैं। कुछ ईयर बाद है ना, कुछ सालों बाद ये डेवलप बन जाएंगे, क्योंकि डेवलप की तरफ ही प्रोसेस में है, प्रोग्रेस में है। फिर एक ऐसा इकोनॉमी आता है जिसे हम लोग अंडर डेवलपमेंट बोलते हैं, और ये अंडर डेवलपमेंट इकोनॉमी सबसे लो स्तर का इकोनॉमी है, जहाँ पे हमें लो इनकम। अब देखो, लो इनकम है तो लो इनकम है तो ठीक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा, क्योंकि इनकम ही नहीं है तो खर्च नहीं करेंगे। अब खर्च नहीं करेंगे तो जो इकोनॉमी में मनी आना चाहिए, इकोनॉमी में मनी नहीं आएगा। अब मनी नहीं आएगा तो गवर्नमेंट जो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर प्रोजेक्ट चलाना चाहिए वो नहीं चला पाएंगे। क्यों नहीं चला पाएंगे? क्योंकि उसके पास मनी नहीं है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेंगे तो ठीक तरीके से टेक्नोलॉजी नहीं आएगा। अब टेक्नोलॉजी नहीं आएगा तो कंट्री आगे बढ़ेंगे कैसे? खुद सोचो, कंट्री आगे बढ़ेगा कैसे? नहीं बढ़ने वाले। लो इनकम हो गया, हाई अंडर एम्प्लॉयमेंट ये देखने को मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है, लो HDI देखने को मिलता है। जैसे कि साउथ अफ्रीकन नेशन, जितना भी साउथ अफ्रीकन नेशन है वो कुछ इसका एग्जाम्पल है, जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा अंडर डेवलपमेंट इकोनॉमी देखने को मिलता है। समझ आ गया? 2 पॉइंट में हम लोग जो हैं समझ चुके हैं। अब जो है अदर थोड़ा और इम्पॉर्टेंट टाइप हैं जो कि इकोनॉमी को हम लोग क्लासीफाई करते हैं। एक होता है ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि जैसे कि ये इंडिया है, ये इंडिया है। अब ये इंडिया है, यहाँ पे बाहर के कंट्री आके अपना इंडस्ट्री लगा रहे हैं, है ना। बाहर के कंट्री या फिर बाहर के जितना भी सामान है, गुड्स सर्विसेज इंडिया में आ रहे हैं, और इंडिया का जितना भी सामान है बाहर एक्सपोर्ट हो रहे हैं। इंडिया का जितना भी फील्ड है, सर्विसेज हैं, ये बाहर जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, कोई कंट्री का इंडिया में आना और इंडिया से अदर कंट्री में जाना, ये क्या बताता है? ग्लोबलाइजेशंस को बताते हैं। ठीक है, ग्लोबलाइजेशंस को बताते हैं। तो ग्लोबलाइजेशंस होना और इस तरीके से जो फिनोमेना होना, उसको हम लोग ओपन इकोनॉमी बोलते हैं, जहाँ पे फ्रीली हो, कोई कंट्री आके इंडिया में इस्टेब्लिश हो जाए, है ना। कोई कंट्री का मतलब है कोई फैक्ट्री, अदर कंट्री की फैक्ट्री इंडिया में आके इस्टेब्लिश हो जाए, इंडिया का बाहर चले जाए। मतलब ट्रेड यहाँ पे होना बहुत ईजी है, बहुत अच्छे तरीके से स्मूथली जो है ट्रेड कर सकते हो। यही इकोनॉमी को हम लोग बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। यहाँ पे फ्री ट्रेड होता है, वर्ल्ड के साथ इंगेज होकर ट्रेड कर रहे हो। यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है ना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में, तो वो भी बहुत ज़्यादा मिनिमम देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल ले लो सिंगापुर का, जो कि पूरा ओपन इकोनॉमी है। फिर एक आता है क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है? सपोज करो ये कोई कंट्री है, अब जितना भी गुड्स सर्विसेज, जितना भी प्रोडक्शन होगा, पूरा फैक्ट्री स्टैब्लिश होगा, पूरा उसी कंट्री का होगा जिस कंट्री से ये बिलोंग करते हैं। एग्जाम्पल ले लो नॉर्थ कोरिया। अब नॉर्थ कोरिया में जितना भी सामान बन रहे हैं नॉर्थ कोरिया में ही बनेंगे, जितना भी सामान सेल किए जाएंगे नॉर्थ कोरिया में ही सेल किए जाएंगे। अदर कंट्री के लोग जो है नॉर्थ कंट्री में, जो नॉर्थ कोरिया, वहाँ पे फैक्ट्री नहीं लगा सकते। अदर कंट्री के लोग जो है अपना सर्विसेज नॉर्थ कोरिया में नहीं दे सकते। तो बोलने का मतलब ये है, क्लोज्ड इकोनॉमी में, जो क्लोज्ड इकोनॉमी होता है पूरा अपने एरिया को क्लोज करके रखते हैं, ना तो अपने बाहर जाएंगे ना बाहर को अंदर आने देंगे। इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। लेमन लैंग्वेज में समझाया हूँ जिसे अच्छे तरीके से समझ जाओ। फिर एग्रेरियन इकोनॉमी, जिसमें से मोस्टली वर्क फोर्स जो है एग्रीकल्चर में होते हैं। इंडिया हो गया, जापान जो है, नेपाल है। सर्विस इकोनॉमी में जहाँ पे IT सेक्टर बहुत ज़्यादा बूस्ट हो, टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज़्यादा बूस्ट हो, उसको हम लोग बोलते हैं सर्विसेज इकोनॉमी। सर्विसेज में IT हो गया, बैंकिंग हो गया, टूरिज्म हो गया। जो डोमिनेटेड जितना GDP वाले कंट्री है ना, एग्जांपल इंडिया का ले लो। इंडिया जाने जाते हैं अपने IT सेक्टर के मामले में, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंडिया जाने जाते हैं IT सेक्टर के मामले में, उसी के साथ बैंकिंग सेक्टर के मामले में।
फिर यूके हो गया। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में जितना भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, अब मैन्युफैक्चरिंग का हब जिस कंट्री में ज़्यादा होगा, जिस कंट्री में इंडस्ट्री जो है डोमिनेट होंगे, उस कंट्री को हम लोग इंडस्ट्रियल कंट्री बोलते हैं। जैसे कि चाइना हो गया, जापान है। फिर ग्रीन इकोनॉमी का मतलब होता है इको फ्रेंडली इकोनॉमी। जितना भी स्कीम्स आएगा वो जो है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए, इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए आएगा। जितना भी रिसोर्स को यूटिलाइज करोगे, ऐसा रिसोर्स यूटिलाइज नहीं करना है जिससे इकोसिस्टम को हार्म हो, इन्वायरमेंटल को हार्म हो। इस कंट्री को हम लोग बोलते हैं ग्रीन इकोनॉमी वाले कंट्री। तो बताओ यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो, ये तो हम लोग ने इकोनॉमी के पूरा टाइप्स को पढ़ लिए, किस टाइप से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अब देखो, इकोनॉमी को भी पढ़ने का कई तरीका है जिसके थ्रू हम लोग इकोनॉमी को पढ़ते हैं। एक इकोनॉमी हम लोग ऐसे कवर कर सकते हैं कि कोई पर्सनस को लिए, अब पर्सनस के बारे में इकोनॉमी से डिस्कस कर रहे हैं, या फिर कोई विलेज एरिया हो गया। अब विलेज एरिया में जो है, विलेज एरिया का जीडीपी कितना है, कितना इनकम आ रहा है विलेज से, क्या क्या रिसोर्स हैं, किस तरीके से यूटिलाइज हो रहे हैं। तो अगर हम स्पेसिफिक एरिया के बारे में डिस्कस करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर पूरा इंडिया एज अ होल के बारे में डिस्कस करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। सुनो इधर, देखो इंडिया में कितने 28 स्टेट हैं। अगर मैं 28 स्टेट में किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का अगर बात करता हूँ तो इसको हम लोग बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन अगर मैं पूरा इंडिया एज अ होल, पूरा 28 स्टेट के बारे में अगर सिंगल जीडीपी कैलकुलेट कर रहा हूँ या फिर सिंगल बात कर रहा हूँ पूरे स्टेट का, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मतलब स्मॉल लेवल में डिस्कशन करना, और मैक्रो का मतलब होता है पूरा लार्ज एरिया, पूरा एज अ होल वहाँ पे डिस्कस करना। समझ आ गया? तो माइक्रो का मतलब यहाँ पे लिखा गया है कि इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट हम लोग कवर करेंगे, और मैक्रो का मतलब होता है पूरा इकोनॉमी एज अ होल को हमें कवर करना होता है। तो माइक्रो में जो डिमांड सप्लाई हो रहे हैं, अब डिमांड सप्लाई किसके ऊपर डिपेंड करेगा? पर्सनस के ऊपर डिपेंड करेंगे, और पर्सन है मतलब इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल मतलब स्मॉल एरिया को बताएंगे। अब स्मॉल एरिया को बताएंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर करोगे। अगर सपोज करो मैं जीडीपी का बात करूं, अब जीडीपी जो है कैसे निकाले जाते हैं आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन जीडीपी मतलब इंडिया एज अ होल को कवर करते हुए निकाले जाते हैं। ये पूरा होल को निकाल रहे हैं, इकोनॉमी एज अ होल का डिस्कशन कर रहे हैं। तो इस केस में हम लोग जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, जो माइक्रो में अप्रोच लिए जाते हैं, बॉटम अप अप्रोच लिए जाते हैं कि पहले इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के बाद होल में जाओगे। पहले इंडिविजुअल के बारे में डिस्कशन करोगे, इंडिविजुअल के जैसे डिस्कशन होते हैं उसके बाद हम लोग होल में जाएंगे। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में इसका उल्टा होता है। सबसे पहले हम लोग पूरा एज अ होल डिस्कस करेंगे, उसके बाद इंडिविजुअल के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो है इंडिविजुअल का पर कैपिटा इनकम कितना है, किस तरीके से जो है किसी इंडिविजुअल का इनकम कैसे आ रहा है। इस तरीके से हम लोग जो है डिस्कस करते हैं। बाकी और डिफरेंट डिफरेंट एरिया हैं जिसके थ्रू हम लोग कवर कर सकते हैं, लेकिन हमें अभी तक इतना पता होना चाहिए कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं। बताओ इतना समझ आ गया क्या कि नहीं आया? कुछ थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक टर्म है, जैसे कि पॉजिटिव और निगेटिव, सॉरी, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स भी होते हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, इसमें थोड़ा सा बस डिफरेंस पता होना चाहिए और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है वो ये डिस्कशन करते हैं कि एक्चुअल में वो चीज़ है कि नहीं। अगर इकोनॉमी में, अगर जैसे कि कोई इकोनॉमी है, इंडिया के इकोनॉमी का बात करते हैं, तो इंडिया की इकोनॉमी के बाइक को जो है सेल कर रहे हैं, तो एक्चुअली इंडिया में बाइक सेल हो रहे हैं हमें पता है ना, प्रैक्टिकली ये पता है कि बाइक सेल हो रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव इकोनॉमी। मतलब क्या चीज़ इंडिया में है उसके बारे में अगर डिस्कशंस करोगे तो उसको हम लोग पॉजिटिव इकोनॉमिक बोलते हैं। लिखा हुआ है वही चीज़, मीनिंग मतलब डील्स विथ व्हाट इज, क्या चीज़ है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे बाइक्स हैं तो बाइक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एजुकेशंस है तो एजुकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अब देखो यहाँ पे कुछ कंट्री, या फिर सपोज करो इंडिया का ले लो, अगर इंडिया में अगर कोई भी चीज़ नहीं है लेकिन फ्यूचर में हम लोग आइडिया लगा सकते हैं ये चीज़ आ सकते हैं, तो हम लोग क्या फ्यूचर में आइडिया लगा के क्या इनोवेशन ला सकते हैं, अगर थ्योरेटिकली उसके बारे में अगर डिस्कस करोगे तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। समझना, पॉजिटिव का मतलब जो चीज़ है उसके बारे में बता दो, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है।
नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि फ्यूचर में क्या चीज़ इंडिया में और आ सकता है। बाइक है तो बाइक में और क्या हम लोग टेक्नोलॉजी ला सकते हैं। अगर इसका डिस्कशन करना है, फ्यूचर ओरिएंटेड डिस्कशन करना है, तब हम लोग जो है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है। नेचर इसका फैक्चुअल होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का, ऑब्जेक्टिव होते हैं, डिस्क्रिप्टिव होते हैं। नॉर्मेटिव में वैल्यू बेस्ड हो गया, सब्जेक्टिव होते हैं, प्रिस्क्रिप्टिव होते हैं। पहले से थोड़ा प्रिस्क्राइब करते हैं कि क्या एक्चुअली ये आ सकते हैं कि नहीं। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा गया है कि इसको हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को कर सकते हैं। देखो यहाँ पे बाइक आ रहा है तो बाइक सब चला रहे हैं, टेस्टेड है। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स अभी आया ही नहीं है, तो इसको टेस्ट कैसे करोगे? ठीक है, टेस्ट ही नहीं कर सकते हम लोग। इसके रेस्पेक्ट में ओपिनियन बना रहे हैं, है ना, एक वैल्यू या फिर एक जजमेंट दे रहे हैं कि फ्यूचर में ऐसा आ सकता है। उस केस में हम लोग जो है नॉर्मेटिव का यूज़ करते हैं। क्लियर है? इसके रेस्पेक्ट में पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में इतना ही कवर करना, ज़्यादा हमें इसके बारे में डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक। अब इकोनॉमिक्स है, अब इकोनॉमिक्स को कवर कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि पूरा इकोनॉमिक्स सर्विस सेक्टर में ही डिपेंड हो। इंडिया देखोगे तो सर्विस सेक्टर भी है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी है, बहुत लोग जो है एग्रीकल्चर में भी डिपेंड है। तो ऐसे इकोनॉमी को हम लोग जो है कई टाइप में डिवाइड करते हैं, डिफरेंट जो है डिपेंड अपॉन कंट्री जो है किस तरीके के टाइप का आता है उसका इकोनॉमिक कैसा है। तो सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि कोई भी कंट्री है वो कितने सेक्टर में बटा हुआ है, उसका इकोनॉमी कहाँ कहाँ से जो है अर्न कर रहे हैं उसके इकोनॉमिक के थ्रू। तो ये सेक्टर के बारे में अगर डिस्कस करोगे इकोनॉमिक के, तो सबसे पहले आता है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है कि हम लोग प्राइमरी ज़मीन से या फिर लैंड से कोई भी चीज़ हम लोग कंज्यूम करें, या फिर जो है क्या बोल सकते हो कि डायरेक्टली जो हम लोग लैंड से कोई भी चीज़ ओरिजिनेट कर रहे हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर है या फिर फॉरेस्ट्री है, फिशिंग है, माइनिंग है। तो इस एरिया को हम लोग जो है प्राइमरी एक्टिविटी बोलते हैं। जैसे कि एक्सट्रैक्ट नेचुरल रिसोर्सेज, ये भी जोड़ सकते हो, नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइमरी सेक्टर बोलेंगे। जैसे कि फार्मिंग है, डेयरी है, माइनिंग, फिशिंग हो गया। सेकेंडरी सेक्टर का मतलब क्या होता है कि जो जो मैन्युफैक्चरिंग या फिर जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है। जैसे कि फैक्ट्री हो गया, स्टील प्लांट हो गया। एक्चुअली सेकेंडरी सेक्टर को देखोगे तो जो प्राइमरी सेक्टर से जो भी सामान आया है या फिर जो भी रॉ मटेरियल आया है, उस रॉ मटेरियल को जो है फाइनल गुड्स तक जो है पहुंचाना। या फिर जैसे कि सिंपल से एग्जांपल लो, एग्रीकल्चर होता है पोटैटो का। ठीक है। अब ये पोटैटो है, पोटैटो का एग्रीकल्चर हुआ तो ये प्राइमरी सेक्टर हो गया। अब ये पोटैटो का हम लोग बनाएंगे चिप्स। अब चिप्स बनाएंगे तो कहाँ जाएगा? फैक्ट्री में जाएगा। फैक्ट्री में पूरा प्रोसेस होंगे, प्रोसेस होके फाइनली जो है ये चिप्स का फॉर्म लेंगे। तो पोटैटो से चिप्स बना, इसका मतलब क्या हुआ? ये सेकेंडरी एक्टिविटी का ही तो काम है, मैन्युफैक्चरिंग का ही तो काम है, या फिर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से ही तो इन्वॉल्व है। तो सेकेंडरी का मतलब होता है कि प्राइमरी जो प्रोडक्ट है उसको सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, ऐसे भी समझ सकते हो। फिर आता है टर्चरी सेक्टर। टर्चरी सेक्टर में जितना भी प्रोवाइडर है, जितना भी सर्विसेज प्रोवाइडर है, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्ट है, ट्रेड है, ये पूरा टर्चरी सेक्टर में आता है। सीधी सी बात, टर्चरी सेक्टर मतलब सर्विसेज। अगर सर्विसेज हैं तो टर्चरी सेक्टर का एग्जाम्पल है। क्लियर है? फिर दो टाइप और बच गया, जिसमें से चौथा टाइप है वो है क्वानरी सेक्टर। क्वानरी सेक्टर मतलब होता है जितना भी नॉलेज बेस्ड जो सर्विसेज होते हैं, याद रखना ये भी सर्विसेज का पार्ट है, लेकिन जितना भी नॉलेज बेस्ड सर्विसेज होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्वानरी सेक्टर। जैसे कि आईटी हो गया, या फिर सीरीज बात ले लो, रिसर्च और डेवलपमेंट। अब रिसर्च और डेवलपमेंट कर रहे हो तो उसके लिए पहले से बैक में हमें नॉलेज चाहिए, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, उसके बारे में हमें स्किल्स होना चाहिए, तभी जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हो। कंसल्टेंसी करना है तो कंसल्टेंसी करने से पहले बैक में नॉलेज भी तो हो कि कैसे कंसल्ट करना है ना। तो ये जितना भी है जो नॉलेज बेस्ड सर्विसेज हैं वो जो है क्वानरी सेक्टर के अंदर आता है। एक होता है फिर क्वेनरी। क्वेनरी का मतलब होता है जो हाई लेवल पॉलिसी मेकिंग होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट का मिनिस्टर्स हो गया, सीईओ हो गया, टॉप ऑफिशियल हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं हाई लेवल पॉलिसी मेकिंग। चलो अब नेक्स्ट कवर करते हैं, वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। एक्चुअली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या होता है, एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मेरे पास ये है पोटैटो और ये है मेरे पास एप्पल। पूरा इकोनॉमी में दो ही सामान होना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब होता है कि मैक्सिमम पॉसिबल कंबाइनेशन ऑफ टू गुड्स।
कैन प्रोड्यूस। कोई भी कंट्री है, जैसे कि इंडिया एक कंट्री है, अब इस इंडिया में दो ही यहाँ पे रिसोर्स हैं। कौन कौन से रिसोर्स? एक है पोटैटो और एक है एप्पल। अब ये जो पोटैटो और एप्पल को दोनों को मिला के कितना यहाँ पे डिफरेंट तरीके से जो है प्रोड्यूस कर सकते हो, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अब देखना, जैसे कि यहाँ पे एप्पल कितना है? 10 है। सपोज करो इकोनॉमी में 10 एप्पल है, लेकिन यहाँ पे जो सॉरी यहाँ पे पोटैटो 10 है, एप्पल सपोज करो यहाँ पे 2 है, इतना हो गया। लेकिन देखो इकोनॉमी है, अब इकोनॉमी में इंक्रीज और डिक्रीज तो होता रहता है। तो किसी वर्ष क्या हो गया कि एप्पल का सॉरी जो पोटैटो है, पोटैटो का रेट कितना हो गया? 8 हो गया, लेकिन जो एप्पल है इसका रेट यहाँ पे 4 हो गया। अब कई एरिया या फिर कई साल ऐसे होगा जहाँ पे पोटैटो का रेट और ज़्यादा कम हो जाए कि इसका 2 हो गया, इसका डायरेक्टली 8 में चले गए। तो दो रिसोर्सेज को हम लोग यूज़ करके कितना यहाँ पे अच्छे से अच्छे तरीके से जो है रिसोर्स को यूटिलाइज करते हुए किस तरीके से जो है एक नेक्स्ट रिसोर्स हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। समझ आ रहा है? देखो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कर्व है दैट शो दी मैक्सिमम पॉसिबल कंबाइनेशन ऑफ टू गुड्स। किस तरीके से इसको मैक्सिमम तरीके से कंबाइन कर सकते हो एन इकोनॉमी, जिससे प्रोड्यूस कर सके विथ गिवन रिसोर्सेज के साथ। अब ऐसा हो रहा है कोई भी इकोनॉमी में, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सबसे पहले स्कार्सिटी रिप्रेजेंट करेगा। कैसे? क्योंकि देखो दो ही यहाँ पे प्रोडक्ट हैं, एक पोटैटो है ना, अपने पास जो है एक रखा हुआ है पोटैटो और एक रखा हुआ है एप्पल। अब दो ही रिसोर्सेस हैं, मतलब यहाँ पे स्कार्सिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो चॉइस हमें दोनों में ही हमें चॉइस देखने को मिलेगा। या तो अगर किसी को पोटैटो खाने का मन है तो पोटैटो खा लो, ठीक है, अगर किसी को एप्पल खाने का मन है तो एप्पल खा लो। अब देखो जो पोटैटो खाएगा पहले साल वाला वो 10 को खा सकता है, लेकिन जो एप्पल खाएगा वो 2 को खाने वाला है। तो इसमें हमें चॉइसेस दिख रहा है। ठीक है, एप्पल खाओगे तो 10 एप्पल मिलेगा, है ना, सॉरी पोटैटो खाओगे तो 10 पोटैटो मिलेगा, एप्पल खाओगे तो 2 जो है एप्पल मिलने वाले हैं। तो ये चॉइस को बता रहे हैं, उसी के साथ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को बताएगा कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं। यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी कास्ट लिखा हुआ है ना, कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसका मतलब समझो क्योंकि ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये होता है कि डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, उसका अल्टरनेटिव कितना है, उसको हम लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पोटैटो और यहाँ पे है एप्पल, तो इकोनॉमी में दो ही यहाँ पे सामान है, या तो पोटैटो खा लो या फिर एप्पल खा लो। ठीक है, पोटैटो असल नहीं खाते लेकिन चिप्स बना खा सकते हो। ठीक है, मजाक। तो देखो पोटैटो ये ले लो या फिर एप्पल ले लो, लेकिन अगर सपोज मेरे पास और अल्टरनेटिव होते, है ना, जैसे कि टोमेटो हो गया, है ना, टोमेटो के साथ और भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अगर प्रोडक्ट होते, तो मेरे पास एक अल्टरनेटिव होता कि मेरे को अगर पोटैटो भी नहीं चाहिए, एप्पल भी नहीं चाहिए, तो दूसरे सामान को ले सकूं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, कि कितना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है और कितना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है। ठीक है, एक अल्टरनेटिव, जितना ज़्यादा अल्टरनेटिव होगा उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी ज़्यादा होगा। और यहाँ पे कम अगर अल्टरनेटिव है, जैसे यहाँ पे दो ही अल्टरनेटिव हैं, या तो पोटैटो ले लो या फिर एप्पल ले लो, तो इसमें जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को। फिर यहाँ पे इफिशियंसी देखने को मिलेगा कि कितना यहाँ पे इफिशियंसी है। तो ये जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो है ये सब चीज़ को यहाँ पे डिफाइन करते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जब भी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या फिर पीपीएफ को हम लोग कंसीडर करते हैं, तो इसका भी कुछ यहाँ पे एजम्पशन होता है। ध्यान देना इस एजम्पशंस को। सबसे पहला एजम्पशन ये लेके रखते हैं कि रिसोर्स को यहाँ पे फिक्स किए जाते हैं। देखो खुद सोचो एजम्पशंस क्यों लेते हैं। कोई भी इकोनॉमी है, कोई भी कंट्री है, एट प्रेजेंट का भी बात करोगे तो क्या दो रिसोर्सेस ही रहेंगे? पॉसिबल है क्या कि कोई भी कंट्री में केवल पोटैटो और एप्पल ही है? ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो इसी के वजह से क्या है, यहाँ पे एजम्पशन लिए हैं कि रिसोर्सेज को यहाँ पे फिक्स किए गए हैं। लैंड, लेबर और कैपिटल, इतने रिसोर्स हैं। फिर टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट किए हैं, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी आ जाएगा, है ना, तो एक और अल्टरनेटिव आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे तो हमें दो ही चीज़ का ज़रूरत है ना, इसलिए जो है टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट रखे हैं। उसी के साथ दो ही गुड्स को यहाँ पे प्रोड्यूस करने बोले हैं। देखो तभी तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का जो थ्योरी है उसको यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। तो दो ही यहाँ पे गुड्स होगा, उसी के साथ जो रिसोर्स वो फुली होगा और उसी के साथ इफिशिएंटली यूटिलाइज होंगे।
खुद सोचो यहाँ पे दो ही रिसोर्सेस हैं, अब दो ही रिसोर्स है तो पीपल को भी लगेगा ये ले लो या फिर ये ले लो, पोटैटो ले लो या फिर एप्पल ले लो, तो दो ही रिसोर्सेस हैं तो दोनों में से एक तो लेना ही लेना है, मतलब यहाँ पे जो इफिशियंसी है ये भी हाई है। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा इसको समझना है, ये एजम्पशन है, एग्जाम्पशन बहुत जरूरी है। देखो यहाँ से देखो ये लिखा हुआ है 200, अब 200 जो है एप्पल मान लो और जो है 300 यहाँ पे मैंगो मान लो। अगर एप्पल ज़्यादा है तो मैंगो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे एप्पल अगर कम है तो मैंगो ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा कोई भी इकोनॉमी में कि 10 एप्पल रहेंगे और साथ में 10 मैंगो चल रहे हैं, या फिर 10 पोटैटो हैं 10 एप्पल पूरा पैरेलल ही चलते आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा। कई साल ऐसे हो सकते हैं कि जो पोटैटो है वो 200 हो गया, ऐसे हो सकते हैं फिर जो है एप्पल होगा वो 300 है। तो इस तरीके से जो है एक कर्व बनता है, यही कर्व को हम लोग बोलते हैं पीपीएफ कर्व। ठीक है, और यही ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये समझ आ गया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या होता है। उसी के साथ एक और कॉन्सेप्ट होता है वो है इनडिफरेंट कर्व। अब इसके बारे में भी हम लोग जो है कवर करते हैं। इनडिफरेंट कर्व एक्चुअली होता क्या है कि अभी हम लोग एग्जांपल समझे हैं, एक एग्जांपल समझे पोटैटो और एक एप्पल। अब इस एप्पल को यूज करके कोई कंज्यूमर का, कंज्यूमर मतलब जो उसको कंज्यूम करेगा, जैसे चिप्स हैं तो चिप्स को हम लोग कंज्यूम करेंगे, तो कंज्यूमर को कितना लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उस चिप्स को खा के कितना जो है सेटिस्फेक्ट हो रहे हो, उसको हम लोग यहाँ पे इनडिफरेंट कर्व के माध्यम से डिफाइन करते हैं, उसी को इनडिफरेंट कर्व बोलते हैं। देखो यहाँ पे पढ़ो, एन इनडिफरेंट कर्व शो ऑल कम्बाइनेशन ऑफ टू गुड्स दैट प्रोवाइड दी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं। एग्जाम्पल देखो इसका, ये हो गया पोटैटो और ये हो गया एप्पल। किसी साल पोटैटो 10 हो गया, यहाँ पे एप्पल का बात करोगे तो 2 एप्पल हो गया, ये हो गया। अब देखो अगर सपोज करो किसी पर्सन्स को पोटैटो चाहिए तो 10 पोटैटो ले लेंगे, लेकिन अगर पोटैटो के साथ अगर मैंगो चाहिए, सॉरी यहाँ पे एप्पल का एग्जांपल दे रहे हैं, तो पोटैटो के साथ अगर मेरे को एप्पल चाहिए, तो ये देखो कि पोटैटो और एप्पल को खरीद रहे हो तो जितना लेवल का सेटिस्फेक्शन होना चाहिए उतना लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर मिल रहा है तो वो इनडिफरेंट यहाँ पे कर्व बोले जाते हैं। ठीक है, इसी को इनडिफरेंट कर्व बोलते हैं और इसमें ज़्यादा हमें लॉजिक नहीं लगाना है। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ लो जो कि है बजट लाइन का। तो देखो ये जो बजट लाइन है एक्चुअली क्या बताता है कि जो करंट प्राइस है उसमें किस तरीके से अपना सेटिस्फेक्शंस को या फिर किस तरीके से जो है कम्बाइनेशंस का, दो कम्बाइनेशंस का गुड्स खरीद सकते हो, उसको बताते हैं बजट लाइन। एग्जाम्पल से और समझ आ जाएगा, जैसे ये पोटैटो है और ये मैंगो हो गया। अब क्या हुआ कि पोटैटो का रेट यहाँ पे ज़्यादा हो गया, जैसे 10 पोटैटो है यहाँ पे और यहाँ पे 2 एप्पल हैं, तो अगर पोटैटो का रेट अगर इंक्रीज हो गया और जो एप्पल का रेट यहाँ पे डिक्रीज हो गया, तो लोग क्या करेंगे कि जो एप्पल है एप्पल को ज़्यादा खरीदेंगे और जो पोटैटो है उसको खरीदना बंद कर देंगे। ठीक है, तो यही है जिसे हम लोग बजट लाइन बोलते हैं कि अपने बजट के अकॉर्डिंग सामान को किस तरीके से खरीद रहे हो, उसी को हम लोग जो है बजट लाइन बोलते हैं। यहाँ पे कमोडिटी या फिर जो है प्राइस लाइन यहाँ पे दिखाए गए हैं कि अगर प्राइस अगर बढ़ रहा है तो उसका जो बाइंग लेवल है ना, अगर प्राइस ज़्यादा है तो हम लोग कंज्यूम भी कम करेंगे, तो वही लाइन यहाँ पे डिफाइन कर रहा है। और हमेशा जो बजट लाइन है ना वो हमें इस तरीके से स्लोपिंग डाउन ही देखने को मिलता है, जो यहाँ पे फीचर्स लिखा हुआ है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग देखने को मिलेगा कि बिकॉज टू बाई मोर ऑफ वन गुड्स कंज्यूमर गिव अप ऑफ। देखो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं, अगर जो पोटैटो है इसका प्राइस बढ़ा और एप्पल का प्राइस कम हुआ तो मोस्टली लोग जो है एप्पल की तरफ जाएंगे। ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि पोटैटो को भी खरीद लेंगे, लेकिन पहले जिस लेवल में खरीदते थे उस लेवल में अब जो है नहीं खरीदने वाले। पहले अगर 5 पोटैटो खरीदते थे तो अभी केवल एक ही पोटैटो में काम चलाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एप्पल को ज़्यादा लेंगे क्योंकि इसका प्राइस कम है, तो ये जो है दोनों का कंबाइनेशन हुआ कि नहीं हुआ, इसी कंबाइनेशंस को दिखाते हैं बजट लाइन के द्वारा। ठीक है, समझ आ गया। चलो इसका और कुछ फीचर जैसे कि स्ट्रेट लाइन होता है, अभी तो देखिए यहाँ पे देखो ये पूरा इसका कर्व जो है हमें स्ट्रेट लाइन देखने को मिलता है। फिर ये अफोर्डेबिलिटी को बताते हैं कि किसे हमें अफोर्डेबल करना है।
पोटैटो जो है महंगा है, नहीं ले सकते हैं, लेकिन एप्पल यहाँ पे अफोर्डेबल है, तो ये अफोर्डेबिलिटी को शो कर रहा है। ठीक है, तो बजट लाइन जो है अफोर्डेबिलिटी को भी यहाँ पे शो करते हैं, और जो है इनकम के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्राइस यहाँ पे चेंजेस होते हैं, और इनकम के अकॉर्डिंग जो है इसका शिफ्टमेंट भी देखने को मिलता है। खुद सोचो, अगर किसी पर्सनस का इनकम अगर बहुत ही कम है तो एप्पल ही बस लेंगे ना भाई, पोटैटो को क्यों लेंगे? क्योंकि इनकम बहुत कम है, तो इतना हाई दाम वाले जो पोटैटो उसको तो खरीदेंगे ही नहीं, एप्पल में ही काम चला लेंगे, क्योंकि एप्पल का प्राइस कम है। मतलब जो किसी पर्सन का इनकम है ये डिफाइन कर रहा है कि हमें पोटैटो लेना है कि एप्पल, इसको भी बताते हैं बजट लाइन के ही द्वारा। समझ आ गया क्या? चलो, अब इतना समझ लेने के बाद थोड़ा हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर को कवर करते हैं कि किस तरीके से जो मार्केट का फिनोमेना है वो यहाँ पे काम करते हैं। अब मार्केट स्ट्रक्चर जो है कई तरीके के हो सकते हैं, है ना, चाहे ऑर्गेनाइजेशनल हो सकते हैं, कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक के हो सकते हैं। अब ये डिपेंड करेगा कुछ जो है मार्केट स्ट्रक्चर जो है, कितने लोग वहाँ पे सेल कर रहे हैं, कितने लोग बाई कर रहे हैं, इस हिसाब से डिपेंड करते हैं। और कई यहाँ पे जो है डिपेंड, जैसे कि कितना फॉर्म है, नंबर ऑफ फॉर्म कितने हैं। अगर ज़्यादा फॉर्म हो गए तो एक दूसरे के बीच जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। प्रोडक्ट किस तरीके से अगर सेल कर रहे हो, अगर सभी लोग, अगर 100 यहाँ पे फैक्ट्री है, अगर 100 फैक्ट्री एक ही तरीके के सामान बनाएंगे तो उसका बिक पाना या फिर सेल हो पाना इम्पॉसिबल टाइप होगा। तो ये नेचर ऑफ प्रोडक्ट में भी डिपेंड करते हैं। एग्जिट और एंट्री बैरियर कैसे हैं, इस चीज़ को अभी कवर करते हैं आगे। कितना डिग्री ऑफ कंपटीशन है ना, अगर 100 लोग यहाँ पे एक ही तरह के अगर सामान बनाएंगे तो इन सब के बीच जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा। तो इसमें भी डिपेंड करते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसे होगा। प्राइस का कंट्रोल कौन करने वाले हैं, या फर्म कंट्रोल करेंगे कि गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल होगा। ये जो है कुछ फैक्टर हैं जिसके द्वारा डिफाइन किए जाते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे होगा। और मार्केट के स्ट्रक्चर को डिफरेंट डिफरेंट टाइप में यहाँ पे डिवाइड किए गए हैं इसी के अकॉर्डिंग। और ये डिपेंडेंस को याद रखना, ये डिपेंडेंस के अकॉर्डिंग हम लोग जो है मार्केट के स्ट्रक्चर को अब लोग वन बाय वन करके समझते हैं। और इसमें से फर्स्ट जो टाइप है वो है परफेक्ट कंपटीशन का। परफेक्ट कंपटीशन मतलब क्या होता है कि जहाँ पे बहुत सारा सेलर हो और बहुत सारा जो है बायर हो। अब ये जो है परफेक्ट कंपटीशन इसलिए बोला है कि देखो ये मल्टीपल फर्म है और मल्टीपल वहाँ से लोग जाके बाई कर रहे हैं, फर्म जो है सेल कर रहे हैं। तो नॉर्मल अभी एट प्रेजेंट जो है डे टू डे फिनोमेना में चल रहा है, सिंपल है और ऐसा होना चाहिए, है ना। तो परफेक्टली जो आइडियल कंपटीशन होता है वो परफेक्ट कंपटीशन का होता है। यहाँ पे नो एंट्री बैरियर, किसी को अगर फैक्ट्री इस्टाब्लिश करना है तो इस्टाब्लिश कर लो, नहीं करना है मत करो। ठीक है, ये अपने ऊपर डिपेंड करने वाले, कोई यहाँ पे बैरियर नहीं, कोई एग्जिस्ट का बैरियर नहीं, कोई यहाँ पे एंट्री का बैरियर नहीं। और जितने जो यहाँ पे प्राइस डिसाइड करने वाले हैं वो फर्म डिसाइड करेंगे, फर्म आरा प्राइस टेकर होगा और इसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे प्राइस डिसाइड करेंगे। मैक्सिमम इफिशियंसी देखने को मिलेगा, जैसे कि एग्रीकल्चर मार्केट हो गया। तो ये जो है परफेक्ट कॉम्पिटिशन का एग्जाम्पल है। समझ आ रहे हैं? अब परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कैसे डिफाइन करेंगे, इसी के द्वारा, फैक्ट्री के द्वारा। देखो अगर डिमांड ज़्यादा है तो सप्लाई कैसे होगा, सप्लाई भी ज़्यादा होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है प्राइस यहाँ पे डिपेंड करते हैं। अदर एग्जाम्पल देखो यहाँ से और समझ आएगा, अभी दो तीन और हैं इसका एग्जाम्पल, मतलब स्ट्रक्चर कैसे मार्केट, वहाँ से और क्लियर समझ आ जाएगा अगर एक में समझ नहीं आया होगा तो। तो सेकंड टाइप का स्ट्रक्चर होता है वो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। खुद यहाँ पे दिख रहा है मोनो, अब मोनो का मतलब होता है सिंगल फर्म। ठीक है, अब खुद सोचो अगर सिंगल फर्म है लेकिन जो बायर है ना, उसको बाई करने वाले वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड, एक्चुअली यहाँ पे सिर्फ मोनोपोली नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक लिखा हुआ है। तो मोनोपोलिस्टिक का मतलब होता है जहाँ पे मल्टीपल फर्म हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, एक और मार्केट स्ट्रक्चर होता है जो कि मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर होता है, उसमें जो है सिंगल फर्म होते हैं, उसको अभी डिस्कस करते हैं। लेकिन मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है कि मल्टीपल हमें फर्म देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ पे मल्टीपल फर्म है तो ऐसा तो नहीं होगा कि जितने भी फर्म है वो पूरा सैंडल ही बना रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा, हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनाना पड़ेंगे। और जितना भी यहाँ पे मैनी फर्म लिखा हुआ है सब फर्म जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा क्योंकि मल्टीपल फर्म है, और मल्टीपल फर्म है तो थोड़ा
मार्केट पावर भी देखने को मिलेगा। इस तरीके से जैसे कि फास्ट फूड हो गया, कॉस्मेटिक्स हो गया, क्लोथिंग हो गया, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का एग्जाम्पल है। फिर आते हैं ओलिगोपॉली। ओलिगोपॉली का मतलब होता है कि फ्यू लार्ज फर्म यहाँ पे डोमिनेट करने वाले हैं। जितना भी पहले से इस्टाब्लिश हो चुके हैं, जितना भी बड़े बड़े जो फर्म हैं, बड़े बड़े जो इंडस्ट्री हैं, उसी के द्वारा पूरा मार्केट स्ट्रक्चर को होल्ड करके रखेंगे। ठीक है। अब खुद खुद सोचो यहाँ पे कि बहुत जो बड़े बड़े पहले से इंडस्ट्रियलाइज हैं या फिर इंडस्ट्री बना के बैठे हैं, मार्केट बना के बैठे हैं, अब कोई न्यू पर्सन अगर इंडस्ट्री डालना चाहेगा तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होंगे, है ना, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होंगे। तो यहाँ पे हाई एंट्री बैरियर देखने को मिलता है। एंट्री कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और एंट्री भी कर लोगे तो वहाँ पे सस्टेन करना ये थोड़ा इम्पॉसिबल टाइप होता है। ठीक है। तो ओलिगोपॉली का मतलब ही वही होता है कि जो कुछ लार्ज फर्म है ना, उसी के द्वारा पूरा डोमिनेट किए हैं। एंट्री बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। फिर यहाँ पे एक्शन ऑफ वन फर्म अफेक्ट करने वाले अदर को कैसे, देखो पहले से कोई फर्म जो है इस्टेब्लिश हो चुके हैं, पूरा इसका जो है मार्केट स्ट्रक्चर बन चुका है। अगर ये जो फर्म है अगर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो पूरा मार्केट स्ट्रक्चर में इम्पैक्ट आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? सिंपल बात है, आने वाले हैं। तो एक्शन जो करते हैं, अगर ये प्राइस बढ़ा दिया तो अदर को यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा, नुकसान हो जाएंगे। अगर ये जो डोमिनेट फर्म है ये प्राइस को अगर इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर देते हैं, तब यहाँ पे अदर फर्म को इफेक्ट होगा, इम्पैक्ट आएंगे। फिर यहाँ पे स्ट्रेटेजिक बिहेवियर जैसे कि कोलूजन हो गया, कंपटीशन, तो ये तो देखने को मिलता है। तो ये जो है ओलिगोपॉली का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ले लो, टेलीकॉम हो गया, है ना, एयरलाइंस हैं, सीमेंट्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं। यहाँ पे जो है हमें कुछ जो फैक्ट्री हैं या फिर कुछ जो फर्म है वही यहाँ पे इस्टेब्लिश होते हुए दिखाई देते हैं। अब यहीं पे टेलीकॉम सेक्टर में अगर कोई स्मॉल या फिर कोई बिगनर है, उसको यहाँ पे चले जाओ या फिर जो है इस्टेब्लिश करना चाह रहा है फैक्ट्री, तो उसके लिए जो है बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। एयरलाइंस का एग्जांपल ले लो। ये कुछ एग्जांपल हैं जो कि ओलिगोपॉली के अंदर आता है। फिर यहाँ पे आता है मोनोपॉली। अब मोनोपॉली का मतलब होता है जहाँ पे सिंगल शेयर है। ठीक है, जहाँ पे सिंगल सेलर है, एक ही यहाँ पे फर्म है और उसी फर्म के द्वारा हर चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। सीधी सी बात है कि इसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। और यही जो है पूरा प्राइस को यहाँ पे डिफाइन करने वाला है, क्योंकि सिंगल फर्म है। अब सिंगल फर्म है तो प्राइस जो है खुद डिफाइन करेंगे। उसी के बाद जो है एंट्री बैरियर भी हमें बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलेगा। कैसे? सिंगल फर्म है, पूरा मोनोपॉली जमा के रखें। अब मोनोपॉली जमा के रखें, उसको सब्स्टिट्यूट करना चाहोगे एज अ बिगिनर, तो बिगिनर के लिए जो है बहुत ज़्यादा हाई एंट्री बैरियर है। फिर नो क्रॉस सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। फिर जो मार्केट है, पूरा मार्केट का प्राइस को डिफाइन करना, किस सामान को सप्लाई करना, कैसे डिमांड होना चाहिए, ये सब जो है मोनोपॉली के अंदर आते हैं। एग्जाम्पल ले लो रेलवे। अब रेलवे को अगर सब्स्टिट्यूट करना चाहोगे तो कर पाओगे क्या? खुद सोचो एक बार, नहीं कर पाओगे। इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, वहाँ पे भी हम लोग जो है सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये जो है कुछ मोनोपॉली का एग्जाम्पल है। अब बताओ, इतना समझ आ गया? तो मार्केट स्ट्रक्चर समझने के बाद एक चीज़ हमें क्लियर समझ आ रहा है कि जितना भी रूल्स एंड रेगुलेशन चल रहा है, ये डिमांड और सप्लाई के बेस में ही काम कर रहे हैं। समझ रहे हो? अगर मेरे को सप्लाई है, अगर मेरे को डिमांड है, सपोज करो मेरे को अगर डिमांड है तभी तो कोई जो फैक्ट्री है उसके द्वारा उस चीज़ को पूर्ति करेंगे, है ना। जो डिमांड है उसको पूर्ति करेंगे मतलब डायरेक्टली सप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अब हमें समझना है कि प्राइस, सप्लाई और ये जो डिमांड, इन सब चीज़ में क्या डिफरेंस है, क्या होता है डिमांड और सप्लाई। सबसे पहले हम लोग डिमांड को कवर करते हैं, उसके बाद में कवर करेंगे सप्लाई को। क्लियर है? डिमांड का सिंपल सा मतलब है कि कौन से वस्तु को हम जो है खरीदना चाहते हैं। जिस वस्तु को हम लोग ज़्यादा खरीदेंगे उसका सप्लाई भी हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। यही जो है डिमांड के ऊपर काम करते हैं। जिस गुड को ज़्यादा कंज्यूम करोगे उसका जो है डिमांड ज़्यादा होगा। ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना कि डिमांड अगर ज़्यादा है तो सप्लाई भी ज़्यादा होगा। ध्यान देना इस चीज़ को। लेकिन एक इसका लॉ ऑफ डिमांड का क्या होता है पता है? अगर कोई भी सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, कोई भी वस्तु है उसको सप्लाई कर रहे हो, अगर उस सप्लाई करते हुए में भी अगर प्राइस को बढ़ा दोगे तो डायरेक्टली डिमांड कम हो जाएगा। ये लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। कोई भी प्राइस पहले 10 रुपये में मिलते थे, अब जो है 20 रुपये में मिल रहा है वही चीज़। तो जो पहले 10 रुपये में लेते थे अभी 20 रुपये हो रहा है, तो उसका जो डिमांड है वो तो
डिक्रीज होगा ही होगा, डिक्रीज कम हो जाएंगे। तो ये जो है लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं कि कोई भी चीज़ का अगर प्राइस बढ़ा तो उसका डिमांड जो हो जाएगा कम, और अगर प्राइस कम हुआ तो उस चीज़ का डिमांड भी बढ़ जाएगा। ये भी चीज़ है, ध्यान दोगे, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ का अगर प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो गया तो उसका डिमांड बढ़ जाएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। कर्व अगर देखना चाहोगे तो इस तरीके से इसका कर्व बढ़ता है कि अगर कोई भी चीज़ का प्राइस है अगर कम होगा तो इसका डिमांड जो है बढ़ जाएंगे। क्लियर, देखो ना यहाँ पे लिखा है 300 पहले थे, उसके बाद कितना 500 हो गया, समझ रहे हो। फिर क्या डिटरमाइन है जिसके थ्रू जो है डिमांड को यहाँ पे डिटरमाइन किए जाते हैं। डिमांड जो लॉ ऑफ डिमांड है या फिर किस तरीके से डिमांड को यहाँ पे इम्पेक्ट कर रहे हैं, देखो प्राइस ऑफ गुड कैसा है, इनकम कैसा है, क्योंकि ज़्यादा इनकम मतलब ज़्यादा डिमांड होगा, और ज़्यादा डिमांड मतलब सप्लाई भी ज़्यादा होगा। क्लियर है। सब्स्टिट्यूट कितना है प्राइस का, अगर प्राइस टी का अगर ज़्यादा है तो डिमांड भी ज़्यादा होगा कॉफ़ी के लिए। ये सब्स्टिट्यूट है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट का मतलब यही होता है। देखो टी का पत्ती आते हैं, अब टी का पत्ती से ही तो कॉफ़ी बनता है। अब कॉफ़ी बनाओगे तो अगर टी का जो है प्राइस बढ़ा मतलब कॉफ़ी का प्राइस बढ़ जाएंगे, ठीक है। जैसे ब्रेड बनाते हैं, है ना, तो ब्रेड का अगर प्राइस बढ़ा तो ब्रेड से जो सामान बनाते, जो खाने के लिए जो बनाते हैं ना, ब्रेड बर्डर या फिर कुछ कुछ, तो उसका भी प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे, है ना। जैसे कि पोटैटो, ठीक है, पोटैटो का अगर प्राइस बढ़ा तो चिप्स का प्राइस बढ़ जाएंगे। इस तरीके से बोलते हैं प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, ये यहाँ पे डिपेंड करते हैं, समझ आ रहा है। फिर आते हैं प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि जैसे कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ा तो कार का डिमांड जो हो जाएगा कम हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि कार को चलाने के लिए क्या चाहिए, पेट्रोल चाहिए। अब पेट्रोल ही के दाम इतना बढ़ रहे हैं तो कार को कैसे चलाओगे, ये चीज़ है। फिर टेस्टीज या फिर प्रेफरेंस हो गया, जैसे कि सोशल ट्रेंड हो गया, जो इन्फ्लुएंसर है वो इन्फ्लुएंस कर देते हैं कि इस सामान को लो, इस तरीके से कपड़े लो, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है डिमांड होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये भी एक चीज़ है। फिर पॉपुलेशन हो गया, मोर पॉपुलेशन मतलब मोर डिमांड, ठीक है। पॉपुलेशन ज़्यादा है उसका मतलब क्या है कि डिमांड भी ज़्यादा आने वाले हैं, कम पीपल है तो कितने ही डिमांड कर पाएंगे, ठीक है। फिर एक्सपेक्टेशन भी कुछ चीज़ है, जैसे कि डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड में कवर कर रहे हैं अभी। फ्यूचर में प्राइस राइज होगा तो करंट प्राइस जो करंट डिमांड है वो बढ़ जाएंगे। हमें पता है कि इसका प्राइस जो है आगे जाके बढ़ सकता है, तो बहुत लोग क्या करते हैं कि पहले से खरीद लेते हैं और उसी के चक्कर में डिमांड बढ़ जाता है। समझे इस चीज़ को, इस चीज़ को यहाँ पे समझना है, और ये डिटरमिनेंट है जिसके थ्रू यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिया हूँ, एग्जाम्पल बताया हूँ, इसी के थ्रू जो है डिमांड यहाँ पे हमें बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। अब डिमांड यहाँ पे बढ़ रहा है तो कुछ कुछ यहाँ पे चीज़ है जिसके हमें ध्यान देना है। अगर यहाँ पे प्राइस बढ़ा, ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर देखो अगर थोड़ा सा अगर कोई भी वस्तु है उसका थोड़ा सा भी अगर प्राइस बढ़ा तो उसका डिमांड डायरेक्टली जीरो हो जाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान देना। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब होता है कि अगर थोड़ा सा भी कुछ प्राइस बढ़ा कोई भी कमोडिटी का तो उसका डिमांड डायरेक्टली कम हो जाते हैं, जिसे हम लोग इन्फिनिटी से डिनोट करते हैं। एक आता है परफेक्टली इन इलास्टिक, इसका मतलब ये होता है कि प्राइस बढ़ने के बाद भी जो डिमांड है उसमें कोई फर्क नहीं आया। डिमांड पहले 10 थे, प्राइस उसका 12 हो गया, फिर भी डिमांड उतना ही उतना है। तो डिमांड में यहाँ पे कोई फर्क नहीं आने वाला है। अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तब भी डिमांड उतना है, कम हो रहा है तब भी डिमांड उतना है, ठीक है। एक होता है यूनिटरी इलास्टिक, का मतलब होता है कि जितना चेंज हो रहा है उतना प्राइस बढ़ रहा है, बस इतना। प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है, प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड कम हो रहा है, मतलब ये जो है इक्वल में चलते हैं। इक्वल में चलते हैं तो उस केस में जो है यूनिटरी इलास्टिक होता है। फिर नेक्स्ट आता है इलास्टिक डिमांड। एक्चुअली इलास्टिक डिमांड क्या है कि कोई भी प्राइस अगर बढ़ा तो डिमांड जो है बढ़ जाना या फिर कम जाना, कम हो जाना, उस केस में जो है हम लोग इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। ध्यान देना, यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ का प्राइस बढ़ा और कम हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग जो है डिमांड का कम हो जाना ज़्यादा हो जाना, उसको हम लोग इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। लेकिन प्राइस का बढ़ने के बाद भी डिमांड में जो है कोई इम्पेक्ट ना आना, उसको हम लोग इन इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे साइन को याद रखना, इलास्टिक में एक से भी ज़्यादा चले जाते हैं और इन इलास्टिक में एक से कम हो जाते हैं, मतलब एक ज़्यादा हो जाता है और ये जो इलास्टिक डिमांड है इसमें से एक से कम हो जाते हैं। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखोगे, ठीक है।
अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा चीज़ है या फिर कौन सा कमोडिटी है जिसके थ्रू जो है प्राइस जो है इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो उस केस में हम लोग कवर करते हैं टाइप्स ऑफ गुड्स के। अब टाइप्स ऑफ गुड्स में ऐसा नहीं कि यहाँ पे ब्रेड है ना, यहाँ पे जितना भी खाने का सामान है उसका उसका बात नहीं कर रहे हैं। गुड्स का मतलब यहाँ पे है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो गुड्स होते हैं ना, जो कि डिमांड को यहाँ पे रिलेशनशिप रखते हैं या फिर डिमांड को यहाँ पे इन्फ्लुएंस करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक होता है नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स मतलब होता है कि डिमांड इंक्रीज मतलब प्राइस इंक्रीज, इनकम इंक्रीज, है ना। वेन इनकम इंक्रीज, देखो नॉर्मल गुड्स का मतलब होता है कि जैसे ही इनकम इंक्रीज हुआ तो डिमांड यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे। जेब में अगर पहले 10 रुपये थे तो 5 रुपये वाले सामान लेते थे, अब जेब में कितना आ गया, 20 रुपये आ गया, तो हम लोग 10 रुपये वाले सामान लेंगे। सिंपल से यहाँ पे लॉजिक वही है कि अगर इनकम ज़्यादा आ रहा है तो डिमांड भी ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया। एग्जाम्पल ले लो, ब्रांडेड क्लोथ्स। पहले जो है नॉर्मल कपड़े में ही काम चल जाता था, लेकिन इनकम ज़्यादा हो गया तो हम लोग पूरा हाई क्वालिटी के गुड्स या फिर हाई क्वालिटी का हम लोग कपड़ा पहनेंगे, ब्रांडेड कपड़ा पहनेंगे। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल गुड्स। एक आता है इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स का मतलब होता है कि इनकम तो इंक्रीज हुआ है लेकिन जो डिमांड है उसका हमें डिक्रीमेंट देखने को मिलता है। डिमांड यहाँ पे डिक्रीज हो गया तो इसको हम लोग बोलते हैं इन्फीरियर गुड्स। समझ आ गया। अगर इंक्रीज इनकम हुआ तो जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएंगे। एग्जाम्पल ले लो, लो क्वालिटी फ्रूट ग्रेन्स हो गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया फॉर सम पीपल। कि पैसा है ना, मनी है, इनकम बहुत ज़्यादा, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे। क्लियर है। तो इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि इन्फीरियर गुड्स का ही एग्जाम्पल है। फिर एक आते हैं गिफन गुड्स। गिफन गुड्स यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड में एक्सेप्शन है ना। लॉ ऑफ डिमांड अभी डिस्कस किए तो उसमें जो है गिफन गुड एक्सेप्शन है। लेकिन क्या बोलते हैं, वेन प्राइस इंक्रीज डिमांड आल्सो इंक्रीज। बताओ, अभी लॉ ऑफ डिमांड में हम लोग क्या कवर किए कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड यहाँ पे लो हो रहा है। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो उसी को कवर करते हैं। अगर भूल रहे हो तो देखो, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोले हैं, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो उसका डिमांड कम हो जाएगा। ठीक है, और प्राइस अगर कम हुआ तो डिमांड ज़्यादा हो जाएंगे, ये बोले हैं। लेकिन जो यहाँ पे जो गिफन गुड्स हैं, गिफन गुड्स क्या बोल रहे हैं, अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड भी इंक्रीज हो जाएंगे, जो कि लॉ ऑफ डिमांड को वायलेट कर रहे बोल रहे हो, है ना, बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन लिखा हुआ है। तो गिफन गुड्स का मतलब ही वही होता है कि अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड भी इंक्रीज हो जाएंगे। टिपिकली इन्फीरियर गुड्स विथ नो क्लोज सब्सटीट्यूशन। यहाँ पे सब्सटीट्यूशन भी नहीं है। एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि लो क्वालिटी स्टेपल फूड्स हो गया, है ना, पोटैटोस हो गया, ब्रेड हो गया। तो ये भी कुछ इसका एग्जाम्पल है। फिर आता है एक वेबलेन गुड्स। वेबलेन गुड्स का मतलब होता है कि जो हायर प्राइस जो थिंग्स होते हैं उसमें ज़्यादा डिज़ायरेबल होते हैं। अगर कोई भी चीज़ स्टैंडर्ड वाले लोगे, है ना, क्वालिटी वाले लोगे तो ज़्यादा दिन तक ड्यूरेबल होगा, ज़्यादा दिन तक चलने वाले हैं। वही कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझ लो, वेबलेन गुड्स को। अगर किसी चीज़ में कमोडिटी में प्राइस ज़्यादा लगा रहे हो तो उस चीज़ ज़्यादा डिज़ायरेबल होंगे, उस चीज़ ज़्यादा ड्यूरेबल होंगे, लग्जरियस होंगे। ठीक है, तो स्टेटस ऑफ लग्जरी गुड्स को हम लोग बोलते हैं वेबलेन गुड्स। एग्जाम्पल ले लो, लग्जरी कार्स हैं। नॉर्मल कार से भी काम चल सकता है लेकिन हम लोग लग्जरी कार्स लेंगे, लग्जरी कार लेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है एग्जाम्पल है गिफन गुड्स का, है ना, वेबलेन गुड्स का। क्लियर है। फिर डायमंड है, फिर डिज़ाइनर वॉचेस हैं, ये जो है एग्जाम्पल है वेबलेन गुड्स का। ठीक है, समझ आ गया। चलो, इतना तो कवर हो गया। अब थोड़ा यूजेस के बेस में हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। जैसे कि एक होता है कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स मतलब होता है जो फाइनली हम लोग उसको कंज्यूम करने वाले हैं फॉर पर्सनल सेटिस्फेक्शन। जैसे एक होता है ड्यूरेबल गुड। ड्यूरेबल गुड का मतलब होता है जो कि लॉन्ग समय तक चलने वाले, लंबा टाइम तक चलने वाले हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स। जैसे कि टीवी हो गया, फ्रिज हो गया। एक होता है नॉन ड्यूरेबल गुड, जो कि एक दिन भी नहीं चलते मुश्किल से, मिल्क है ना, ब्रेड है, नॉन ड्यूरेबल। फिर सर्विसेज में हेयर कट है, ट्रांसपोर्ट है, जो कि कंज्यूमर गुड का ही एग्जाम्पल है। कंज्यूमर का मतलब होता है जैसे कि हम लोग कोई भी चीज़ फाइनल प्रोडक्ट है, जैसे कि चिप्स हो गया। अब चिप्स को हम लोग डायरेक्टली कंज्यूम करेंगे। अब उसको प्रोसेस करते हो क्या, कि तेल में सबसे पहले तलते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं करते। तो डायरेक्टली हम लोग जब कंज्यूम करते हैं कोई भी चीज़ को, उसको हम लोग बोलते हैं फाइनल गुड्स। ध्यान दो इसको,
इसको हम लोग बोलते हैं फाइनल गुड्स, और फाइनल गुड्स को कंज्यूम करना, इसी को हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कंज्यूमर गुड्स। फिर एक आता है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का मतलब ये होता है कि कोई भी सामान लो लेकिन उस सामान का हमें वापस उसका रिटर्न भी आना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल गुड्स। देखो यहाँ पे जैसे कि टीवी है, अब टीवी से हमें कोई रिटर्न आएगा क्या? ये तो हम डायरेक्टली पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए यूज़ किए हैं, तो कंज्यूमर गुड हो गया। कैपिटल गुड में जैसे कि आ गया मशीनरी। अब मशीन चीज़ है तो मशीन चीज़ से हमें रिटर्न भी मिलेगा, है ना। जैसे बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग बनाओगे, घर बनाए हो तो घर बनाओ को बना के उसको रेंट में दे दिए, अब रेंट में दिए हो तो उससे रिटर्न तो आएगा, है ना, उससे मनी तो आएंगे। तो उस केस में हम लोग उसको बोलते हैं कैपिटल गुड्स, जहाँ पे रिटर्न मिले वो कैपिटल गुड्स हैं। ठीक है। फिर और कुछ गुड्स हैं डिफरेंट टाइप के, जैसे कि सब्सटीट्यूट गुड्स हैं। सब्सटीट्यूट गुड्स का मतलब क्या होता है? टी और कॉफ़ी, वन कैन रिप्लेस द अदर। अगर मेरे पास टी नहीं है, अगर कॉफ़ी है तो चलो ठीक है कॉफ़ी से काम चला लेते, ऐसा वाला बोल रहे हैं। सब्सटीट्यूट का वही मतलब होता है कि अगर टी नहीं है तो कॉफ़ी से काम चला लो। अगर यहाँ पे पेप्सी और कोक का एग्जांपल दिए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सब्सटीट्यूट गुड, कि एक गुड को सब्सटीट्यूट कर रहा है। हम डेली टी पीते हैं, लेकिन हम एक दिन क्या हुआ कि टी नहीं बना पा के कॉफ़ी पी लिए, ये सब्सटीट्यूट तो किया टी को। ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड का मतलब होता है कि दोनों दो चीज़ होगा वो एक दूसरे के बिना क्या है, नहीं चलने वाले, मतलब दोनों डिपेंडेंट होंगे। एग्जाम्पल लो कार और पेट्रोल। अगर केवल और केवल कार ही ले लो और चलो बोलो, चल पाएगा क्या? विदाउट पेट्रोल नहीं चलने वाले। तो कार के लिए पेट्रोल चाहिए, मतलब वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। बिना पेट्रोल के जो है कार को नहीं चला सकते, है ना। तो बिना पेट्रोल के कार नहीं चला सकते, तो यहाँ पे पेट्रोल क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है कार के लिए। जैसे कि पेन और इंक। अब पेन में इंक ही ना होगा तो पेन को चला पाओगे? नहीं चला पाओगे। तो यहाँ पे इंक क्या होगा? उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री हो गया पेन के लिए। ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब यही होता है। समझ आ गया? ये कुछ एग्जाम्पल है, इसका यूज भी बहुत ज़्यादा बार बार हमें होगा आगे। चलो फिर अब नेक्स्ट हम लोग कवर करते हैं सप्लाई को। सप्लाई का मतलब होता है कि कितना जो डिमांड आया है, जैसे कि डिमांड अगर ज़्यादा है तो सप्लाई भी ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ये तो नॉर्मल केसेस है, सबको पता है। अगर डिमांड ज़्यादा है तो सप्लाई भी ज़्यादा आएगा। अब कई सीन ऐसे हो सकते हैं जिसमें से डिमांड ज़्यादा होने के बाद भी सप्लाई बहुत कम आते हैं, वो अलग सीन है। लेकिन होता क्या है कि डिमांड अगर ज़्यादा है तो सप्लाई भी हमें अच्छा खासा देखने को मिलता है। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलते हैं, सॉरी लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलते हैं? अगर प्राइस बढ़ा तो फिर सप्लाई भी यहाँ पे बढ़ जाएंगे, ये बोलता है लॉ ऑफ सप्लाई, जो कि लॉ ऑफ डिमांड के जस्ट उल्टा है ये भी। ठीक है। जो अभी हम लोग पढ़े हैं लॉ ऑफ डिमांड, तो लॉ ऑफ डिमांड में हम लोग क्या डिस्कस किए? अगर प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हो जाएंगे, ये है लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है कि अगर प्राइस बढ़ा सप्लाई भी बढ़ जाएंगे, प्राइस घटा तो सप्लाई भी कम हो जाएंगे। ये डायरेक्टली रिलेशनशिप बता रहे हैं क्वांटिटी और प्राइस के बीच। ठीक है, इतना समझ आया? अब जैसे हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़े हैं डिमांड के लिए, सेम सप्लाई के लिए भी है। प्राइस का मूवमेंट यहाँ पे होगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस के बारे में अगर देखोगे तो कॉस्ट ज़्यादा सप्लाई कम। बेटर टेक्नोलॉजी से सप्लाई ज़्यादा होगा, बिल्कुल सही है ना। टेक्नोलॉजी अगर अच्छे से अच्छे होंगे तो इफ़िशिएंट वे से काम करेंगे, अगर अच्छे तरीके से काम होगा तो सप्लाई भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ध्यान रखना, अगर टैक्स बढ़ा तो सप्लाई कम हो जाएंगे। फैक्ट्री में कोई भी चीज़ अगर सपोज करो 5 रुपये में बन रहा है, अब टैक्स लगा के ये हो गया 20 रुपया। अब 5 रुपये में बन रहा है और 20 रुपया में जाके अगर कोई सामान बेच रहे हैं तो फैक्ट्री वाला भी बनाना बंद कर देंगे, क्योंकि 15 रुपये यहाँ पे टैक्स लग रहा है। तो टैक्स अगर ज़्यादा हुआ तो सप्लाई कम हो जाएंगे। और ध्यान रखना, अगर सब्सिडी बढ़ा तो सप्लाई भी बढ़ जाएंगे। कैसे? कोई भी सामान जो है 500 रुपये का है, लेकिन उसका सब्सिडी मिल के सामान कितना हो गया, मान लो 300 का हो गया, तो फैक्ट्री तो बहुत ज़्यादा इसको बनाएंगे, क्योंकि 300 तो सस्ते रुपये है। अब सस्ता में तो सब लोग लेंगे, सब लोग लेंगे मतलब डिमांड है, डिमांड है मतलब सप्लाई होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि सब्सिडी अगर ज़्यादा दोगे तो सप्लाई भी उसी तरीके से ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि फैक्ट्री में बन रहा है ये चीज़ 500 रुपये में, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी मिल रहा है, छूट मिल रहा है, तो 300 का हो गया। समझ रहे हो? फिर अगर ज़्यादा फॉर्म है तो सप्लाई ज़्यादा कर पाओगे, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना।
10 फॉर्म है, 10 फॉर्म के अनुसार जो है बहुत ज़्यादा सप्लाई होगा। एक फॉर्म है तो उस हिसाब से बहुत कम सप्लाई होगा। अगर विदर अगर ज़्यादा रहेगा तो अच्छे तरीके से सप्लाई कर पाओगे। तो ये कुछ यहाँ पे सप्लाई का भी डिटर्मिनेंट है, जो कि अच्छे से हम लोगों ने यहाँ पे कवर किए हैं। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी का बारे में लिखा गया है। इस पर्सनालिटी के बारे में एक बार खुद से पढ़ना है। जैसे कि जॉन मेनार्ड केनेल हैं, जो कि 1883 से 1946 में रहे, जिसे हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स भी जाने जाते हैं, रिवॉल्यूशनाइज भी जाने जाते हैं ड्यूरिंग जब 1929 में जब ग्रेट डिप्रेशन आया उस केस में। तो इसके बारे में कवर करोगे। इसका कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, इसको भी अपने लेवल में करना। फिर नेक्स्ट है आदम स्मिथ, इसके बारे में भी पढ़ोगे और इसको अपने लेवल में कवर करना। कुछ इसका मेजर वर्क है, कुछ की कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि इसको जस्ट अपने लेवल में रीड बस करना है। ठीक है, चलो। तो ये तो हो गया पूरा कंप्लीट इकोनॉमी, जो कि हम लोग बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो पहला लेक्चर है उसका कंप्लीट हुआ है। ठीक है, इकोनॉमिक्स का अभी तो और सब्सिक्वेंट डे में और इसका लेक्चर आएगा। तो ये पहला क्लास रहा। ठीक है, आई होप कि पूरा समझ आया होगा, पूरा क्लियर हो गए होंगे जितना भी बेसिक्स की कॉन्सेप्ट थे। फिर भी अगर कोई भी डाउट रहता है तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इसमें मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, यहाँ पे पूरा पीडीएफ नोटिफिकेशन अपलोड हो जाएगा। इस क्लास का भी पूरा स्लाइड वहीं पे अपलोड हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।